श्रद्धा वालकर और आफताब अमीन पूनावाला के इश्क की कहानी का खूनी अंजाम देखकर सबके दिल दहल गए हैं। यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि कैसे कोई आशिक अपनी महबूबा को इस तरह बेरहमी के साथ कत्ल कर सकता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। अब कातिल पुलिस के गिरफ्त में है और कत्ल की पूरी कहानी भी सामने आ चुकी है, मगर इस खौफनाक कत्ल से जुड़े गवाह, सबूत और तफ्तीश क्या कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी हैं? सवाल ये मौजूद है। क्या मौजूदा हालात में आरोपी पूनावाला फांसी के फंदे तक पहुंच सकता है? क्या इस काम के लिए दिल्ली पुलिस के पास मौजूद सबूत और आरोपी के बयान काफी हैं? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए कुछ कानूनी विशेषज्ञ से सलाह ली गई कि क्या हो सकता है इसमें आगे, क्या हो सकता है इस मर्डर केस में। सुप्रीम कोर्ट की माने तो अधिवक्ता अजय अग्रवाल बताते हैं कि जो अवशेष पुलिस को बरामद किए हैं, अगर उसका डीएनए श्रद्धा के पिता के साथ मैच कर जाता है तो आरोपी का बचना नामुमकिन है। अजय अग्रवाल कहते हैं कि केवल बयान के आधार पर किसी को सजा नहीं हो सकती। पुलिस हालात के हिसाब से सबूत जमा कर रही है। बयान के आधार पर भी सबूत जमा किए जाते हैं। पुलिस के सामने का बयान ज्यादा एडमिसेबल नहीं होता है, इसलिए पुलिस खुद एविडेंस जुटाती है। ब्रूटल मर्डर केस के यह रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है। वहीं पूर्व एक आईपीएस अधिकारी बताते हैं, एक ऐसा ही मामला पहले भी आया था जिसमें डीपी यादव के बेटे विकास यादव ने एक मर्डर किया था। वो लाश को गाड़ी में लेकर बुलंदशहर तक गया था और वहीं फेंक कर चला आया था। बाद में उस मामले में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज तक वह जेल में है। हत्या के मामले में सजा काट रहा है। इतना प्रभाव होने के बाद भी वह छूट नहीं सका। इस मामले में तो पुलिस के पास बहुत कुछ है। इस मामले में यूपी पुलिस के एक तेज तरार अधिकारी ने अपने लंबे अनुभव के आधार पर जानकारी देते हुए कहा है कि कोई भी अभियुक्त अगर पुलिस के सामने जुर्म कबूल करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर एविडेंस एक्ट के तहत दफा 27 के तहत उसकी वैल्यू तब है जब अभियुक्त के निशानदेही पर बरामदगी हो जाए। उसमें केवल उतना ही हिस्सा एडमिसेबल होता है जिसमें अभियुक्त रिकवरी के बारे में बताता है। मान लें कि अभियुक्त ने पूरी वारदात की कहानी पुलिस को बताई। उसमें बताया कि मैंने कत्ल के बाद लाश के टुकड़े कर सिर जंगल में वहां रखा है, पाँव जंगल के दूसरे कोने में है, हाथ जंगल के बीच में है, धड़ किनारे पर जमीन में दबा दिया है, और इसी तरह से वो 4 या 5 या 13 जगह बता दे। पुलिस लिखी पढ़ी करने के बाद उसे साथ लेकर जाती है और उसकी निशानदेही पर वो सारे लाश के टुकड़े बरामद करती है। बरामदगी के वक्त अभियुक्त पुलिस को बता रहा होता है कि मैंने यहाँ पर लाश को दबाया था, और पुलिस वहां सिर की खोपड़ी निकलती है तो उस वक्त वो पुलिस को बता रहा है और उस हिस्से का कोर्ट में एडमिसेबल यह होता है। साथ साथ वो यह भी बताते हैं कि किसी भी वारदात को 2 हिस्सों में बांट कर देखा जा सकता है। पहला, घटना से पहले के एविडेंस क्या है, और दूसरा, घटना के बाद के एविडेंस क्या मिले हैं। कैसे हुआ था ये घटना? आपको बता दें कि 18 मई 2022 को जब उसका झगड़ा श्रद्धा से हुआ तो पहले वह श्रद्धा की छाती पर बैठ गया, फिर उसका गला दबाया और मार डाला। हत्या के बाद सबसे पहले उसने लाश को बाथरूम में रखा। यहीं पर उसने लाश के कई टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद फर्श पर खून ही खून हो गया। उसके बाद उसने सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करके उसने फर्श को धोया, जिससे फोरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल न मिल पाए। एसिड के बारे में उसे गूगल पर सर्च करने से पता चला था। इसके बाद गूगल पर ही उसने यह भी सर्च किया था कि बॉडी पार्ट्स को कैसे काटा जाए। श्रद्धा की हत्या के बाद उसने उसके कपड़े उतार दिए और उसे कूड़ा उठाने वाली वैन में डाल दिया था।